हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल एज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मानसी एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस और रिव्यू द रिसेंटली कंडक्टेड एनएफएसयू 3 ईयर एलएलबी एग्जाम। बट पहले अपन उस पर जाएं, उसके पहले अपन थोड़ा एनएफएसयू एग्जाम के बारे में देख लेते हैं, कैसा होता है, कित कॉलेजेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एनएफएसयू कैंपस है गांधीनगर में, जो 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम जो है अभी ऑफर कर रहा है। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, इसमें केवल अभी 60 सीट्स हैं एंड सेमेस्टर फीस जो इसकी है वो अराउंड 60 के पर सेमेस्टर है। तो ट्यूशन फी भी एज कम्पेयर टू द अदर एनएलयूज और प्राइवेट कॉलेजेस के हिसाब से अगर अपन देखें तो ये थोड़ा रीजनेबल एंड पे आ जाता है। um, इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज मोर और लेस सेम जो हम बाकी 3 ईयर एलएलबी एग्जाम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, विच इज दैट यू मस्ट हैव अ बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम का बैरियर नहीं है। अ स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, बी इट साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, कैन परस्यू 3 ईयर एलएलबी। तो इसमें बस एलिजिबिलिटी यही आती है कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। एक परसेंटेज का क्राइटेरिया है कि अगर वो पर्सन जनरल कैटेगरी से है तो ही मस्ट हैव सिक्योर्ड 45% मार्क्स, एंड सेम अगर एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो मिनिमम 40% मार्क्स सिक्योर किए होने चाहिए होते हैं, एंड देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन। इसमें जो एनएफएसयू में एंट्रेंस एग्जाम होती है, दैट इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न लाइक। तो एग्जामिनेशन जो है वो यूजुअली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पे होता है। ऑल्दो इस साल बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज, अर्लियर जो डेट्स दी गई थी वो 7th या 8th जून थी, ठीक है। लेकिन बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज उस टाइम पे एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया था एंड वो पोस्टपोन करनी पड़ी थी। एंड जो बाद में पेपर हुआ है वो पेन पेपर मोड हुआ है, तो कंप्यूटर बेस्ड इस बार वो कंडक्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन यूजुअली जो ये पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पैटर्न पे ही होता है। द मीडियम इन विच द एग्जाम इज कंडक्टेड इज इंग्लिश। इसकी जो मार्किंग स्कीम है, दैट इज ऑल द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स। सही आंसर के लिए यू विल गेट +1 एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट रिस्पॉन्स देर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ -0.25, जो एक यूजुअल नेगेटिव मार्किंग है या यूजुअल मार्किंग स्कीम है जो लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फॉलो होती है। और एक और चीज है, अगर कोई भी क्वेश्चन आप अनआंसर्ड या अनअटेम्प्टेड छोड़ते हैं उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं डिडक्ट किए जाएंगे। राइट। ये एक इस साल का एडमिशन कैलेंडर है जिससे अपन को एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि क्या टाइमलाइन फॉलो होती है। तो जो बच्चे 2026 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना चाहते हैं वो इसको ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशन अभी उस पेज पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस साल का जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो मार्च में स्टार्ट हुआ था, 18 मार्च को एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी। तो अभी से आप मोटा मोटा समझ के रखिए 9-10 महीने हैं आपके पास। तो पेपर पैटर्न समझ के यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ताकि बाय द टाइम ऑफ द एग्जाम यू आर वेल प्रिपेयर्ड एंड यू कैन देन अटेम्प्ट द एग्जाम। लास्ट डेट वगैरह है, ये था उसका एडमिशन टेस्ट जो मैंने पहले बताया था। 7th एंड 8th जून थी अर्लियर डेट, जो कि बाद में ऑल दो पोस्टपोन हो गई थी एंड अभी रिसेंटली 28 जून को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है। एंड ये फिर उसकी बाकी काउंसलिंग लिस्ट वगैरह है जो अब होगा। एनएफएसयू का अभी जो रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसकी काउंसलिंग प्रोसीजर एंड एवरीथिंग अब स्टार्ट होंगे। राइट। तो ये एक टेंटेटिव डेट है, दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कैसे आपको प्रिपरेशन अपनी किस किस पेस पे स्टार्ट करनी है ताकि आप 2026 के एग्जाम के लिए मार्च तक प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो। राइट। अब हम आते हैं सेक्शन वाइज पेपर एनालिसिस पे। तो अभी जो पेपर कंडक्ट हुआ है उसका अपन एक एक सेक्शन करके देखते हैं कि हर सेक्शन में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था। तो आप अकॉर्डिंगली उन टॉपिक्स को या उन क्वेश्चन उन सब्जेक्ट्स को टारगेट कर सकते हो जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। तो सबसे पहले इसमें इंग्लिश लैंग्वेज देख लेते हैं। तो एनएफएसयू के पेपर पैटर्न में यूजुअली देयर आर 4 सेक्शंस: इंग्लिश, एनालिटिकल एबिलिटी, लीगल रीजनिंग एंड जीके रहता है। तो ये 4 सेक्शन का एज सच कोई उनने सेक्शन वाइज बाइफरकेशन नहीं दिया है, लेकिन एक चीज बोल दी है कि चारों ही सेक्शंस जो है वो इक्वल वेटेज के रहेंगे। 25% वेटेज रहेगा पेपर में हर सेक्शन का। तो 100 नंबर का पेपर हुआ था, 25-25 क्वेश्चन चारों सेक्शन से आए थे। मन सेक्शन वाइज देखते हैं। तो जो इंग्लिश का था सेक्शन वो इजी टू मॉडरेट था। अब इजी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें फेयरली बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, ग्रामर से रिलेटेड एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। अगर आपको वो
कॉन्सेप्ट आता है, आपको पता है क्या एप्लीकेशन है उसकी, तो इट वाज फेयरली इजी फॉर यू टू आंसर। बट हाँ, कुछ फ्रेजल वर्ब्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो थोड़ा टेक्निकलिटीज की तरफ थे, इसीलिए जो ऐसे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या ऐसे बच्चे हैं जिनने ग्रामर भी स्कूल टाइम पर उतना ध्यान नहीं दिया था, उनके लिए हो सकता है ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाए या मॉडरेट की तरफ पड़ जाए। तो जो टॉपिक्स थे जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें आए थे, बहुत ज्यादा वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चन थे। दे आस्क्ड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स दे दिए थे, उनके सिंपली आपको ये आंसर करने थे। उसके बाद ग्रामर पे बहुत क्वेश्चंस थे। सिंपली सेंटेंस करेक्शन था, टेंसेस, preposition, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मॉडिफायर्स, पैरेललिज्म, कंजंक्शन, फ्रेजल वर्ब, आर्टिकल्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे इन टॉपिक से रिलेटेड। और ऐसा नहीं है कि इन टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आया हो, देवर मल्टीपल क्वेश्चंस। तो आर्टिकल्स के ही 3 से 4 क्वेश्चंस थे जिसमें आपको केवल करेक्ट आर्टिकल फिल करना था। तो बहुत ज्यादा वेटेज है। अभी से अपने ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को जो है एक एक करके आप लोग प्रॉपरली थरली पढ़ना स्टार्ट कर दो। और बिल्कुल ये मत सोचना कि ये तो बहुत इजी होता है, आर्टिकल्स बहुत इजी है, स्कूल में पढ़ के आते हैं। उनकी एप्लीकेशन और जो उनकी मतलब टेक्निकलिटीज है, एक्सेप्शंस हैं, वो सबके साथ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो ताकि इतनी डिफिकल्टी नहीं आए टुवर्ड्स द एंड। नेक्स्ट था अपना एनालिटिकल एबिलिटीज सेक्शन। अगेन ये भी कंपैरेटिवली इजी टू मॉडरेट साइड पे ही था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा डायरेक्टली अप्लाई करने वाले क्वेश्चन थे। इसमें जो टॉपिक्स थे वो यूजुअली कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, सिलॉजिज्म, कैलेंडर्स, डायरेक्शन डिस्टेंस, इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको बस ये टॉपिक्स है, एक एक करके ये टॉपिक्स कवर कर लीजिए एंड डू अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, दैट विल इनेबल यू कि थोड़ी स्पीड इसमें डेवलप हो जाए। एक बार वो स्पीड और एक्यूरेसी आ जाएगी तो दीज क्वेश्चंस वोंट बी टू हार्ड फॉर यू टू डू। तो इसका भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज नॉट दैट हार्ड। नेक्स्ट बनाते हैं लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड सेक्शन में। इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट है। अब वो क्यों है, जब अपन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे दैट विल गिव यू अ बेटर आइडिया रिगार्डिंग दैट। तो इस सेक्शन में देयर वर क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूशन से काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए थे कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में दिया है या अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में दिया है। तो देयर वर फेयरली डायरेक्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट एज वेल। लेकिन वहीं पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देवर क्वेश्चंस की प्रपोजल कहाँ है, इस टाइप के डायरेक्ट सेक्शन वाइज क्वेश्चंस भी थे। बट थोड़ी बेटर नॉलेज की रिक्वायरमेंट आ जाती है जब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राउंड ऑफ नलिटी ऑफ मैरिज इन द एक्ट। तो वहां पे थोड़ा टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड रहता है एक पर्टिकुलर एक्ट को लेके। बट उसके अलावा फेयरली बाकी एक्ट से रिलेटेड थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे। न्यू क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन था विच वाज बीएनएस का था कि डकैती में मिनिमम कितने पीपल रिक्वायर्ड रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस थे। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर नॉलेज, थोड़ा बहुत लीगल नॉलेज रिक्वायर्ड है आपको टू आंसर सच क्वेश्चंस। इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होने के साथ साथ कि डायरेक्टली आर्टिकल पूछ लिया, ऑप्शन से आपको सिलेक्ट करना है। देवर ऑल्सो प्रिंसिपल फैक्ट्स क्वेश्चंस जो कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ के ऊपर बेस्ड था। देन देयर वाज इफेक्ट ऑफ साइलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन था। असर्शन रीजनिंग पैटर्न पे क्वेश्चन आया था। तो दोनों ही सेक्शंस को क्लब कर दिया, एनालिटिकल मतलब लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट के तरीके से पूछा गया लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन। तो असर्शन रीजनिंग के टाइप का क्वेश्चन था। लीगल वोकैबुलरी के 5 क्वेश्चंस आए थे। डायरेक्ट टर्म्स बोल ली थी, उनका मतलब बनवाना था, जो कि टर्म्स थी जैसे जूरिस्प्रूडेंस था, प्लेंटिफ का एंटोनिम पूछा था शायद, पीना था। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग टर्म्स पूछे थे जिनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो लीगल वोकैबुलरी बहुत आई थी। और मतलब ऐसी कोई टेक्निकल वर्ड नहीं आया था बहुत ज्यादा। ये अगर आपने बेसिक लॉज पढ़े होंगे, थोड़ी बहुत लीगल आर्टिकल्स अगर आप पढ़ रहे होंगे, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट होती है, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया होगा इनके बारे में। तो ऐसे ही टर्म्स आए थे, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं था इसमें कुछ भी। इसीलिए मॉडरेट बिकॉज ऑफ सच क्वेश्चंस की थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज जरूरी था, ऐसे सुपरफिशियल नॉलेज नहीं चलेगा। नाउ coming down to the last section, which is general knowledge. This includes current affairs as well. Again, level of difficulty इसका भी moderate ही था। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जैसे यूएन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, राइट। हेडक्वार्टर्स पूछे थे एक दो ऑर्गेनाइजेशंस के। पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री से रिलेटेड देयर वर क्वेश्चंस अराउंड दैट, विच इज अ कॉमन टॉपिक जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। तो इंडियन पॉलिटी इज वन सच हेडिंग ऑफ स्टैटिक जीके, जो बीइंग एन एस्पिरेंट ऑफ लॉ आपको थोड़ा डेप्थ में या अच्छे से कवर करना ही चाहिए, क्योंकि उसके अराउंड बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत क्वेश्चंस आते हैं।
सेकेंडली फ्रीक्वेंट अवार्ड से रिलेटेड, तो ये करंट अफेयर्स में भी प्लस ये स्टैटिक में भी, दोनों कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था। इसमें आई थिंक बुकर प्राइज और बुकर प्राइज के अलावा नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अराउंड भी क्वेश्चंस थे। इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के अराउंड पे क्वेश्चंस थे यहाँ पे। जो इकोनॉमिक्स, सॉरी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के अराउंड में बहुत क्वेश्चंस थे। तो दे आर दे लाइक इकोनॉमिक टर्म्स वगैरह किसने कॉइन की, या ये इसका मीनिंग क्या है, उससे रिलेटेड। तो these were the heads that were covered in the examination. Few important dates were also asked in the examination कि ये वर्ल्ड एक्स डे कब आता है एंड एवरीथिंग। तो जो भी है उसको भी प्रॉपरली कवर कर लेना फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। Okay, so this was all about the NFSU 2025 examination. I hope it was helpful. I hope ये आपको हेल्प करेगा अगले साल अपने एग्जाम को प्रॉपरली प्रिपेयर करने के लिए। थोड़ा था हम लोग आइडिया मिल गया होगा कि हमें अगले साल में अपने पेपर के लिए क्या टॉपिक्स और कैसे प्रिपेयर करने हैं। ऑल्सो अगर आपको 3 ईयर एलएलबी के रिगार्डिंग और कुछ जानना है या और प्रैक्टिस करनी है, तो लीगल लाइफ ने अपने 3 ईयर एलएलबी का एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है। तो all the aspirants who are going to write the 3 year LLB exam, do follow that channel for more updates. Thank you.